क्या सिक्योरिटी पड़ी। सामने वाले का तो बहुत क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज। चलिए स्टार्टिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 18 स्वदेश पर इन्वेस्टर महाकुंभ और चर्चा का अगला पड़ाव हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर हम मंथन करेंगे कि कितना जोखिम जरूरी है, कैसे बचत से आगे निकला जाए और कैसे इक्विटी एसेट क्लास को अगर आप एक निवेश के विकल्प के तौर पे चुनना चाहते हैं तो इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। मेरे साथ हमारे 18 स्वदेश और 18 के मुख्य संपादक निकुंज डालमिया है, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं जयंत गुप्ता साहब भी, और रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ अब जुड़े हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पर हम गए, उससे पहले जहां पर आपने बात छोड़ी थी हम वहीं से शुरू करते हैं। तो क्या जोखिम बिल्कुल भी लेना सही नहीं है? देखिए, एक लाइन है ना जी, रिस्क है तो इश्क है। हाँ। तो शेयर मार्केट, रिस्क है तो मुनाफा भी है। रिस्क है तो मुनाफा। रिस्क क्या होता है जी? रिस्क ये होता है कि आप एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस पे बेट कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग के अंदर आपको हमेशा सोना जब चांदी के भाव में मिलता है तो आपको निवेश करना चाहिए। अभी हम कह रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर सोना डायमंड के प्राइसेस पे मिल रहा है तो निवेश ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सोना चांदी के प्राइस पर कब आएगा? जब फियर का माहौल होता है, जब मार्केट साइकोलॉजी टेक ओवर करती है, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको परमानेंट लगते हैं, उस समय मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि वॉलिटिलिटी या गिरावट आती है। क्लासिक केस है 2020, जहाँ पर कोविड की वजह से हमने देखा था 40% की गिरावट है। मार्केट थमसा गया था, लोगों को लगा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, मगर हकीकत एकदम अलग होती है। 2008 में हमने देखा, 9/11 के बाद हमने देखा, तो उस समय मार्केट गिरता है और उस समय मार्केट में आपको रिस्क लेना चाहिए। अब रिस्क की जो डेफिनेशन है कविता जी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, अगर आपने इक्विटी में निवेश करा तो 1 साल से कम में योर चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर मोर देन 50%, लेस देन 3 years इट इज 25%, 10 year प्लस यू डोंट लूज मनी इन इक्विटीज। तो रिस्क की जो डेफिनेशन है वो वॉलिटिलिटी और रिस्क में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। FNO इज रिस्क, लॉटरी इज रिस्क, पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग विल ऑलवेज कम विद वॉलिटिलिटी, एंड वॉलिटिलिटी रिस्क की डेफिनेशन अलग अलग होती है, कंफ्यूजन होता है। रिस्क मतलब ऊपर नीचे जी, नहीं, वॉलिटिलिटी है। रिस्क का मतलब होता है जी आपको पता नहीं आप कुछ कर रहे हैं। आप अगर आंख बंद करके गाड़ी चलाएंगे तो रिस्क है वो, मगर आप अगर हॉर्न बजा करके गाड़ी चलाएंगे तो आप गाड़ी को धीरे चला रहे हैं, समझ के चला रहे हैं। दैट इज इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन रिस्क एंड वॉलिटिलिटी। तो हर्ष, हम ये कह सकते हैं कि अभी के जो निवेशक है उनमें रिस्क को लेकर समझ नहीं है। So in fact, कविता, इनफैक्ट वो निकुंज जी ने जो कहा वो निकुंज है नाम है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको एक उदाहरण के साथ में बताता हूँ ये चीज। पहले तो रिस्क क्या है? ओके, रिस्क का जो डेफिनेशन है वो ये है कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डिविएशन फ्रॉम अ डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, इन सिंपल भाषा में जो होना चाहिए वो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, सो रिस्क ऑफ जंपिंग फ्रॉम अ 15 फ्लोर बिल्डिंग इज व्हाट? नॉट डाइंग। दैट इज रिस्क, नो? क्योंकि आप 15 माले की बिल्डिंग से कूदेंगे तो आप आइडियल आउटकम क्या है कि उसमें इंसान की डेथ होती है। उसमें रिस्क क्या है? जंपिंग फ्रॉम 15 फ्लोर बिल्डिंग, यू विल नॉट डाई। करेक्ट। नाउ जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर ये समझ के इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट सिर्फ एक तरफ ऊपर जाएगा, तो आपकी समझ गलत है। इक्विटी मार्केट रिएक्ट करता है जो उसके कंपनी के साथ में हो रहा है। कोई अच्छी चीज हो रही है तो प्रॉफिट होगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगी। निकुंज ने एग्जाम्पल लिया 2020 का, वो इकोनॉमिक पूरा स्टैंड स्टिल हो गया था एक पॉइंट के लिए, तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो मार्केट नीचे ही आना है, राइट? सो वो तो जो होना है वही हो रहा है, तो रिस्क कहाँ हुआ? द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज वॉलेटिलिटी, कि सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी। ये होना चाहिए था डिस्क्लेमर। हम रिस्क बोल के सबको पहले डरा चुके हैं, राइट? सो रिस्क की जो परिभाषा है दैट नीड्स टू फर्स्ट चेंज। सो वॉलेटिलिटी, मार्केट्स आर वॉलेटाइल। अब जो आपका सवाल था कि क्या इन्वेस्टर अपनी रिस्क प्रोफाइल को नहीं समझ पा रहा है, द रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हमने अनगिनत शोज किए हैं। अब तो हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं वो हमने पैटर्न समझ लिया अभी, कि जब मार्केट तेजी में होता है सारे इन्वेस्टर्स आते हैं ये कहते हुए कि भाई मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि वो पास्ट रिटर्न्स देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में स्मॉल कैप ने 30, 40, 50% रिटर्न दिया, तो यही उम्मीद के साथ वो आगे भी आ रहे हैं। सो इन्वेस्टर ओवर एस्टिमेट करता है अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बुल रन में।
और मार्केट अगर 5% भी करेक्ट होता है ना तो उनको पता चल जाता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। युवाओं के नजरिए से इस रिस्क तो हम फिर भी समझ सकते हैं क्योंकि वो युवा हैं, उनको झटपट पैसे कमाना है, लेकिन जो ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं वो ट्रेंड तो हमने वरिष्ठ नागरिकों में भी आता हुआ देखा है। कई सवाल हम ही ने जवाब दिए हैं जहां पे लोग कह रहे हैं कि हम रिटायर हो चुके हैं और हमें अब इतना पैसा है, हमारी जमा पूंजी है, इसको आप बताइए हमें कैसे लगाना चाहिए ताकि हमें उसमें से रेगुलर इनकम मिले। और ये 60 साल प्लस के लोगों के सवालों की मैं बात कर रही हूं, तो ये जोखिम को नहीं समझ रहे हैं या ये भी सिर्फ जो बुल रन है, जो रिटर्न देख रहे हैं बाजार में, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टर का, जो हमारे कितने शोज में बात कर रहा हूं, सिंपल सा एक चीज आता है कि वो क्या देखते हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वो बोलेंगे कि पिछले 1 साल 2 साल का रिटर्न क्या है, वही स्कीम बहुत अच्छी है। हाँ। अगर वो सिलेक्शन ही उस बेसिस पे कर रहे हैं तो वो क्या देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो रिटर्न्स, इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स चेस कर रहा है। रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, ये सब तो हम बहुत बोल रहे हैं और कम लोग हैं जो उसको लागू कर पाते हैं। बिकॉज आप कविता एक चीज समझिए कि किस इंसान को अच्छा लगेगा जब बुल रन में मार्केट 20-30% सबको रिटर्न दे और आपका एसेट एलोकेशन प्रोफाइलिंग में आपको 10-12% का रिटर्न मिल रहा है, तो उन्हें वो बुरा लगने लग जाता है। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपके गोल्स के टाइमलाइन के हिसाब से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अगेन आई एम हाईलाइटिंग, इन्होंने संक्षेप में सब कुछ बता दिया। जो उन्होंने बताया कि भाई 1 साल में अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज 50%। और स्टेटिस्टिकली देखा गया है, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, उसका ब्रेक इवन पॉइंट इज एक्चुअली 8 years कि अगर किसी इंसान ने हर महीने, SIP की बात कर रहा हूं मैं, हर महीने इन्वेस्ट किया है लगातार बिना रुके 8 साल तक अगर इन्वेस्ट किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बिकम्स 0। तो पहली चीज है कि इन्वेस्टर के मन में क्या होता है, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए शर्त क्या है अभी कि 8 साल रुके। हाँ। तो ये स्टेटिस्टिकली बताया गया है कि 8 साल के ऊपर, सो मान लीजिए 10 साल तक एक्सटेंड कर लेते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, अगर आप 8 से 10 साल तक अगर आपने लगातार हर महीने इन्वेस्ट किया है, स्टेटिस्टिकली ये बताया गया हिस्टोरिकली कि आपको लॉस नहीं होगा। सो दैट टेक्स अवे वन एलिमेंट ऑफ योर अनसर्टेनिटी। अब दूसरी एलिमेंट आता है कि क्या मेरे पास वो क्षमता है 8 और 10 साल के रुकने की। लोगों के 2 साल के आगे के गोल होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मुझे रिटर्न चाहिए कि 2 साल के लिए भी मैं ये कर रहा हूँ, और 2 साल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस मान लीजिए 40%, तो 40% चांस है आपको लॉस होगा, राइट। लेकिन वो बोलते हैं 60% में अपने आप को बिलीव करते हैं कि मैं तो वो लकी इंसान हूँ जो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, और मैं वो 60% में हूँ जो मुझे प्रॉफिट ही होना है। ठीक है, पॉजिटिविटी इज गुड, लेकिन अगर आपके गोल बच्चों की पढ़ाई के लिए तो फिर ये पॉजिटिविटी कैन बी वेरी डेंजरस। किसी काम नहीं आ सकता। सो यस, इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग यकीन मानिए नहीं मानते। मैं अपनी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, हम एसेट एलोकेशन बना के देते हैं 60-40 फॉर एग्जांपल, 60 इक्विटी 40 डेट। अब मार्केट जो तेजी में है वो बोलते हैं कि यार 40% में मुझे 7-8% रिटर्न इज नॉट गुड, डेट इज नॉट गुड, सब इक्विटी में डालो। और ये चीज जब तक अच्छी चल रही तब तक ठीक है। लोगों को ऐसा हाल हो चुका है, निकुंज यू विल आल्सो कॉन्कर विथ मी, लोगों को 18-20% का रिटर्न कम लगने लगा। जी हाँ जी बिल्कुल। आई मीन देन कोई आंसर नहीं है इस चीज का। आई मीन वो रिस्क प्रोफाइल, रिटेल इन्वेस्टर अगर सिर्फ रिटर्न देके, पास रिटर्न देके इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपनी रिस्क प्रोफाइल नहीं समझ रहा है। अब ऐसे में क्या नहीं करना भी रिस्क लेना हुआ एक तरीके का? से एक पीटर लिंच की कहावत है दैट द बिगेस्ट रिस्क इन द लाइफ इज द रिस्क ऑफ डूइंग नथिंग। तो कुछ आप नहीं करेंगे तो एक सबसे बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। इमेजिन आप करिए कि आपने पिछले 15 साल में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा, तो आप उसमें टैक्स दे रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वो बहुत बड़ा रिस्क है जब हम देख रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की इकॉनमी इस प्रकार से चेंज हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, यंग पॉपुलेशन आ रही है, इतनी बढ़िया ग्रोथ है, तो एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन इंडियाज ग्रोथ। द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन इंडिया ग्रोथ इज दैट यू थिंक लॉन्ग टर्म, यू स्टार्ट अर्ली, you invest regularly, and if you should buy a piece of India's growth. हिंदुस्तान की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का सबसे इजी तरीका इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वह बिजनेसेस बड़ा करना चाहते हैं, आप उनके साथ हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो मेरे से जब लोग पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, मैं बोला सबसे पहले तो आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, और आप जब निवेश करते हैं तो आपकी डेफिनेशन ऑफ रिटर्न आपके माइंड में मॉडरेट होनी चाहिए, नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होनी चाहिए। आप इन 3 कारणों से निवेश करते हैं। कविता, एक एग्जांपल मैं देता हूं जो कि एक मैजिकल नंबर है। अगर मैं बोलूं जी 20 साल में आपका पैसा 100 गुना हो गया, शायद आप वो इक्वेशन जानते हैं, पर मैं दर्शकों को बार बार वो ये बताता हूँ, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो क्या रिटर्न है, 20 साल में 100 गुना, मगर हुआ है, और एक सिप में हुआ है। क्योंकि अगर आप
20%, 25% पर 10 ईयर्स तक कंपाउंड करते हैं, 10 गुना हो गए। हाँ। अगर आप 20 साल तक 25% के लिए कंपाउंड करते हैं, 100 गुना हो गए। यही इंडिया है। आपका जब सेंसेक्स चालू हुआ था गुप्ता जी, मैं तो बता रहा हूँ 1982 में 100 था, जस्ट 1000 पहुंचा था, 1000 पहुंचा था 1983 में, तब इतना हल्ला हुआ था कि सेंसेक्स 1000 हो गया, और बोलता कि क्या स्टेबल होगा 10,000, 4,000 में मैंने अपना करियर चालू करा था, बस 80,000। तो मैं तो बता रहा हूँ, मैंने उस जमाने से देखा है। मेरे बाल उड़ गए, आपके बाल सफेद हो गए, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। 1979 में सेंसेक्स वाज 100 100 मैं बता रहा so हूँ। we are looking at about 45 years now and it is at 81,000, so 100 रुपए। so simple example ये है कि 1975 में 1979 में किसी ने अगर 100 रुपए लगाए होते, वो आज की तारीख में 81,000 रुपीस है। मतलब as और simple- डिविडेंड तो मैं ऐड बैक भी नहीं कर रहा। वो अगर add मैं नहीं 2-2.5% डिविडेंड ऐड बैक कर लूं तो क्या रिटर्न आ जाएगा। द प्रॉब्लम कविता इज दैट इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी इंस्टेंट। या तो इंस्टाग्राम हो रहा है, या फिर इंस्टा कॉफी हो रही है, या फिर इंस्टेंट नूडल्स हो रहे हैं, इंस्टा चाय हो रही है, वो इंस्टा हो रहा है। तो वो इंस्टा के अंदर हमको लगता है कि आज लो कल रिटर्न लाओ। इक्विटी वो नहीं होती है। इक्विटी इज अबाउट टेकिंग इट इजी। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेक अ चिल पिल। चिल एंड इन्वेस्ट, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे रुंगटा जी ने बोला, आपने बोला, देखिए जो रिस्क है, जी हाँ, रिस्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर पोजीशन। जी हाँ, जी आज हम यहाँ बैठे हैं तो रिस्क है, छत गिर जाएगी, जी हाँ, जमीन टूट जाएगी, रिस्क है। जी सो एवरी पोजीशन हैज ए रिस्क। जी हाँ, जी अब आप यू आर सिटिंग ऑन ए कैश, देयर इज ए रिस्क कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, या कैश कोई चुरा के ले जाएगा। बैंक में है तो बैंक डूब जाएगा, और सब तरह हर के। risk तो जो आपको अपना कैलकुलेशन करना है कि वो जो रिस्क मेटेरियलाइज होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो मैंने एक सोच लिया है कि छत गिरने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं सेफ हूं। जी हाँ। तो दिस देख लेता हूं ऊपर। इज वेयर एवरी इन्वेस्टर हैज टू डू कि आपका जो पैसा है, पहले तो आपकी क्या रिस्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे रुंगटा जी ने बोला, और मैं उस रिस्क को कितना झेल सकता हूं। अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं, कि कोई लॉस की कैपेसिटी नहीं है, देन 100% सेफ इन्वेस्टमेंट आरबीआई के बॉन्ड जी हाँ, होने चाहिए, कि इसमें कोई नहीं है। क्योंकि आरबीआई अगर डूबेगा तो आप जिंदा बचोगे नहीं, मतलब इस तरह की वाले जी हाँ, हालत जी है, हाँ, इस तरह की। बट आपको सब, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर आदमी, अगर इंडिया में इतने 130-140 करोड़ रुपए लोग हैं, सबको ये जानकारी नहीं है कि रिस्क को कैसे इवेल्युएट करते नहीं, हैं। सही बात है। इसीलिए आपको किसी समझदार आदमी के पास, जो आपका, देखिए क्या होता है, हितैषी कोई फ्री वाला नहीं मिलेगा कि आप बोलो और आप मेरे पास आओ, चलिए मैं तो मान लीजिए दूंगा, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होंगे, रिसर्च एनालिस्ट होंगे, वो बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। तो पैसा जी दीजिए, हाँ, जी हाँ। लेकिन उससे सलाह लीजिए और सोच के, लेकिन कभी भी सारे एक्स को एक बास्केट में नहीं डालिए। सही बात है। सही बात है। और दूसरा है, जोमेटो और स्विगी की तरह से 10 मिनट में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन मत Expectation ना रखिए करें। कि अभी 10 बजे हमने शेयर खरीदा 100 रुपए पे और 120 हम 10:10 पे भेज देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो आप तुरंत पैसा लेके निकल जाइए, दोबारा मत। Then you are lucky, then you skill और luck में डिफरेंस है। कविता एक लाइन बनाते हैं, अभी ज़हन में आई, जी, शायद मैं हर्षवर्धन से इंस्पायर्ड हूँ। हाँ। उन्होंने बोला कि रिस्क क्या होता है कि जो इवेंट के विपरीत जाता है। हाँ। सो द रिस्क इन एफएनओ इज दैट यू एक्चुअली एंड अप मेकिंग मनी, क्योंकि 93% लोग तो पैसा कमाते हैं ना। हाँ हर्ष, मैं रिस्क को एक और एंगल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक जगह पे खुली आग है, मतलब आग लगी हुई है कहीं पे, एक वाइल्ड फायर है, रिस्क है। आप जाएंगे उससे सिगरेट सुलगाने की जो मूवीज में दिखाते हैं, कोशिश करेंगे, रिस्क है। कौन सी पिक्चर देख रहे हो भैया? जोकर देख रही होगी। ओके, अगर एक कहीं एक एरिया में आग लगी हुई है, रिस्क है ना, बिकॉज सब कुछ नष्ट कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी, राइट? तो आग को हम रिस्क कह रहे हैं, राइट? लेकिन उसी आग को अगर आप कंट्रोल करके बर्नर में डालते हैं तो किचन में आपके गैस का काम करती है, राइट? सो रूल्स क्या है? सिंपल, इक्विटी में रिस्क है। अगर आप बिना समझे जाके उसे छेड़खानी करोगे तो आप पैसे गवाओगे, हाथ भी जलाओगे। इट्स लाइक प्लेइंग विद वाइल्ड फायर। लेकिन उसी इक्विटी को अगर आप एक नियंत्रण, एक रूल्स में एक फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन, बिहेवियर, टाइम, गोल्स, एसेट एलोकेशन फॉलो करेंगे, तो इट्स लाइक पुटिंग दैट फायर इनटू अ बर्नर। तो आपके किचन में गैस का काम करेगा। एंड किचन में गैस के बिना
कोई इक्विपमेंट वैल्यूबल नहीं है, मतलब देन इट इज अ स्टोर वेयर हाउस है, सामान रखने की जगह है बस। किचन इज नॉट अ किचन विदाउट अ गैस। तो सिमिलरली अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने इक्विटी नहीं रखा है, कम मात्रा में, ज्यादा मैं उसमें नहीं जा रहा हूं फिलहाल, लेकिन अगर आपने इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है तो आपका पोर्टफोलियो इज एक्चुअली नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। तो पैसे बचत करके कोई फायदा नहीं है, इसे आज खर्चा कर दीजिए। बिल्कुल। रिस्क की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज हल्के नोट पे बोलना चाहती हूँ कि गुप्ता साहब हमारे यहाँ की चाय नहीं पी रहे हैं। वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, लेकिन इनका मग मुझे बहुत क्यूट लगा। हाँ, आपने आपकी और आपकी वाइफ की तस्वीर वाला यहाँ पर मग डाल रखा है, लेकिन आपने चाय नहीं पी हमारे यहाँ। हम क्यों कर रहे हैं कि वाइफ है? सर ये तो समझ देनी पड़ेगी। बट knowing my character probably तो इक्विटी के बारे में भी वही है, नो द कैरेक्टर ऑफ इक्विटी व्हिच इज दैट इक्विटी विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल। जिसे हम कहते हैं दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है, इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे होता है। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं ताकि हमारे दर्शकों से थोड़ा सा रिलेट कर पाए। पिछले 25 साल के अंदर हमने देखा है कि हर 5 साल के अंदर 2 छोटे इवेंट और हर 10 साल के में एक बड़ा इवेंट होता है। तो 9/11 हुआ, एक बड़ा इवेंट हुआ, मार्केट 30 से 40% गिरे। 2008 हुआ, एक बड़ा इवेंट हुआ, करीब 8-10 साल के गैप के बाद हुआ, मार्केट 40 से 50% गिरे। 2020 में एक बड़ा इवेंट हुआ, ये इवेंट्स कोई कॉल आउट नहीं कर पाया था। 9/11 किसी ने कॉल आउट नहीं करा था, GFC क्राइसिस किसी ने कॉल आउट नहीं करा था, कोविड तो किसी ने भी कॉल आउट नहीं करा था। मार्केट गिरते हैं। हर 10 साल में 2 या 3 इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर मार्केट 20% गिरता है। जैसे हमने देखा यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, मार्केट 20% गिरा। हमने देखा 2012-13 में टेपर टैंट्रम हुआ, मार्केट 20% गिरा। उसके पहले हमने देखा कि TMT मेल्टडाउन हुआ, मार्केट 20-25% गिरा। यह मार्केट की एक प्रक्रिया है कविता जी, ये आदिकाल से चली आ रही है और ये आदिकाल तक चलती रहेगी। मार्केट इज लाइक अ पेंडुलम। पुरानी जमाने में हम सुई देखते थे ना कि टक टक करें सब, टक टक, इधर होता है फेयर, इधर होती है ग्रीड। मार्केट इसी चक्र में चलता है। अगर आप फेयर में भी निवेश करें और आप ग्रीड में भी बने रहे तो आपका जो संतुलन रहेगा बीच का रहेगा। वही बीच के संतुलन को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्टे ऑन द कोर्स। चलिए इस पूरे पैनल डिस्कशन को भी अब समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो सभी से पूछेंगे। सवाल क्या है? एक नुस्खा, अपने पैसे से पैसा कमाओ। आप क्या नुस्खा देंगे? एक नुस्खा। आई थिंक उससे बेटर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो भी प्रोफेशन, बिजनेस या कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपका लाइफस्टाइल के खर्चे निकालता है। वो वेल्थ नहीं क्रिएट करता। बेसिकली जैसे आप अपने करियर में तरक्की करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने लगते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, तो आपके खर्चे आपका काम निकाल देता है। लेकिन वेल्थ क्रिएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स ही, और कोई तरीका नहीं आपको वेल्थ क्रिएट करने का। एटलीस्ट इफ यू नॉट अ स्टार्टअप फाउंडर कि आपको अचानक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन हो जाए। अगर आप नॉर्मल नॉन स्टार्टअप फाउंडर्स हैं तो यही आपकी लाइफस्टाइल रहने वाली है। सो आपको अपने पैसों को जमा करना ही होगा, और फिर पैसे ही अपने आप जब पैसे कमाएंगे तब आपने रियल सेंस में वेल्थ क्रिएट किया। सर, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं अगर आपके आके बोलूं कि मैंने 100 रुपए लगाया था 150 हो गया, तो आप भी बिना सोचे समझे 100 रुपए लगा के 150 ना कमाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस दूसरे हो सकते थे, मेरा चॉइस दूसरी हो सकती थी। आप हमेशा बिल्कुल जानकारी के साथ इन्वेस्ट करें। दूसरा है, कभी ये मत सोचें कि ये स्लॉट मशीन है कि आपने 1 रुपया डाला सिक्का और लीवर घुमाया और 1000 रुपए आपको टन टन करके आ गए। ऐसा नहीं होता है। हमेशा रिस्क रहती है। रिस्क को इवेलुएट कीजिए, किसी जानकार से सलाह लीजिए, और सबसे बड़ी जरूरत यह है, घर में अपनी पत्नी को जरूर बताएं आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं तो परेशानी होगी, क्योंकि पत्नी आपका कंट्रोल लीवर होगी, आपको इधर उधर जाने से रोकेगी। यहाँ पे तो चाय भी नहीं पीने दे रही है, बिल्कुल किसी और की। आपने जब वाइफ का जिक्र किया तो मैंने बोला कि आप तो शो पे क्या कर रहे हैं, वो चाय भी नहीं पीने। वाइफ टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, स्टूडियो के बाहर बात करेंगे। अच्छा, नारा क्या लेना चाहिए? हर महाकुंभ में हम एक नारा जो है वो स्थापित करते हैं। अब की बार रिस्क को लेकर या आपके पैसे से पैसे को कमाई को लेकर क्या नारा आप सोचेंगे? नहीं, देखिए नारा तो ये नहीं है, मगर द बिगेस्ट रिस्क इन इकोनॉमी लाइक इंडिया इज द रिस्क ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। सबसे बड़ा रिस्क अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा।
चलिए, मेरे ख्याल से इसी एक महामंत्र के साथ हम इस पैनल को फिलहाल यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला इस चर्चा में शिरकत की। लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम न्यू एज इन्वेस्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और कैसे हम देख रहे हैं जो पारंपरिक गोल सेटिंग हुआ करती थी उसमें अब किस तरह से बदलाव आ रहा है। इन सब पर विस्तार से बातचीत होगी। एक दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टर महाकुंभ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।